भारतीय विज्ञान संचार समूह के इस मंच पर क्या पृथ्वी घूर्णन कर रही है, भाग 3 का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। और पिछले एपिसोड्स के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। अ, कुछ नई बातें हैं, कुछ नए प्रश्न भी है, कुछ ऐसी जिज्ञासाएं हैं जिनका समाधान होना बेहद जरूरी है। और आज हम जो बात आपके सामने रखना चाहते हैं वो इस मंच पर कि कोरियोलिस फोर्स के कारण कोरियोलिस फोर्स के कारण पृथ्वी पर उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में हवाओं का मूवमेंट, बादलों का मूवमेंट, महासागर के पानी का मूवमेंट और दोनों गोलार्ध में, नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में विपरीत दिशा में चक्रवात, पट्टी चक्रवात आते हैं, साइक्लोन और काउंटर साइक्लोन आते हैं। तो कोरियोलिस फोर्स जो ऐसा बताया जाता है कि कोरियोलिस फोर्स यानी कि कोरियोलिस इफेक्ट भी नाम से जाना जाता है। इसे गैस्पार्ड गुस्टेव डी कोरियोलिस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस फोर्स के बारे में बताया और उन्हीं के नाम के पीछे इसको कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है। और उन्होंने पृथ्वी सिस्टम में ये स्टडी करके पहली बार बताया, कोरियोलिस फोर्स नाम उसे दिया गया। तो साथियों, पृथ्वी के रोटेशन से और इसका जो प्रभाव उत्पन्न होता है, तो मैं आपको बताऊं कि कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तर गोलार्ध में और दक्षिण गोलार्ध में वस्तुएं विपरीत दिशा में मुड़ती है और इसका एक गणितीय सूत्र भी है। और जबकि क्या है कि इस गणितीय सूत्र को, ये जो गणितीय सूत्र है, ये देखिए, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है कोरियोलिस फोर्स का। और मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो हम ये जान लें कि कोरियोलिस फोर्स, जैसे कि हमने ये बात आपके सामने बहुत पहले ही अपने एपिसोड में रखी, पूर्व के कड़ियों में रखी कि ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा पृथ्वी ग्रह का जन्म हुआ। और हमने बताया कि हमारे ग्रह का जन्म तो वास्तव में कोरियोलिस फोर्स बनता कैसे है, कैसे उत्पन्न होता है, अस्तित्व में कैसे आया, पृथ्वी सिस्टम में ये कोरियोलिस फोर्स स्टार्टिंग कहाँ से हुई, और ये केवल हवाओं या पानी पर तक ही लगता है, चक्रवात तक ही लगता है, क्या इसका प्रभाव हमारे इस पृथ्वी सिस्टम में केवल इतना ही है या इससे आगे भी इसका प्रभाव होता है। तो हम आपके सामने जो जो इसके बारे में अपनी सोच प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसा कि हमने भाग 2 और भाग 1 में अपनी बात कही है, तो हवाएं जो उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में विपरीत दिशा में चलती है,
और पानी भी उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में विपरीत दिशा में चलता है, बादल भी। और इसका इसका कारण कोरियोलिस फोर्स है। और उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में जो चक्रवात और पट्टी चक्रवात आते हैं वो भी विपरीत दिशा में होते हैं। हम यहाँ जो इसकी स्टार्टिंग कि पृथ्वी का जन्म जो नेबुलर हाइपोथेसिस से नहीं हुआ, हमने बताया कि जो नेबुलर हाइपोथेसिस है वो सही नहीं है। हमारे अनुसार सही क्या है? सही यह है कि हमारे सौर मंडल का जन्म गैस, धूल और कणों के बादलों से के इकट्ठा होने से नहीं हुआ। और फिर उसमें क्या है कि एक्रीशन में पदार्थ के टकराने से इस तरह से हमारे सौर मंडल का जन्म और विकास नहीं हुआ। तो हम सौर मंडल के जन्म और विकास की एक नई और बिल्कुल भिन्न थ्योरी के आधार पर हम ये बता रहे हैं कि हमारा सूर्य पहले बड़ा था और बड़ा था और बड़ा था, कि ग्रह भी बड़े थे, और पृथ्वी भी पहले और बड़ी थी। रॉकी स्टेट से पहले गैस दानव थी और बड़ी थी। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये भी बड़े थे। तो इस तरह से बाद में सॉलिडिफिकेशन हुआ गैस दानव ग्रहों का, और धीरे धीरे पृथ्वी जैसे ग्रह ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा अस्तित्व में आए। और वास्तव में कोरियोलिस बल है क्या? जिस कोरियोलिस बल के कारण जिस कोरियोलिस बल के कारण हवाएं दोनों गोलार्धों में परस्पर विपरीत दिशा में चलती है, जिस कोरियोलिस बल के कारण महासागरों का पानी भी दोनों गोलार्ध में परस्पर विपरीत दिशा में चलता है, फिर वही कोरियोलिस बल के प्रभाव से सॉलिड महाद्वीपीय क्रस्ट यानी पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में भी महाद्वीपों की संरचना भी दोनों गोलार्धों में विपरीत दिशा में होनी चाहिए। ऐसा ही हुआ था जब पृथ्वी बृहस्पति ग्रह से शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपराट इस तरह से परिवर्तित होते हुए वर्तमान स्थिति में आई। कोरियोलिस बल के द्वारा द्रव्य के विराट स्तर के मंथन से ही हवाएं, महासागरों का जल, महाद्वीप भी ऐसे निचोड़े और मरोड़े जाते हैं, जो ये सिद्ध करता है कि वास्तव में पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, बल्कि अदृश्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी द्वारा मरोड़ी और निचोड़ी जाती है और धड़कती रहती है। वास्तव में ये कोरियोलिस बल है क्या? जो डिफरेंशियल रोटेशन, जोनल रोटेशन हम बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून में होता हुआ देखते हैं, वही बृहस्पति ग्रह के शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपरआर्क से क्रमशः पृथ्वी परिवर्तित होते हमें कोरियोलिस बल के रूप में प्रेषित हो रहा है। यानी अब कोरियोलिस बल है, उसी ने वास्तव में पहले डिफरेंशियल रोटेशन के प्रभाव से सॉलिड महाद्वीपों को ऐसी शेप या आकृति प्रदान की थी। किसी सुपर कॉन्टिनेंट के ब्रेक होने से महाद्वीपों की ये आकृति नहीं बनी थी। इसलिए मूलतः कोरियोलिस बल डिफरेंशियल रोटेशन, जोलन रोटेशन ही है और कुछ नहीं। ये पृथ्वी की संपूर्ण जियोलॉजी को भी फिर प्रभावित करता है, केवल हवाओं व जल को ही नहीं। जब कोरियोलिस बल का अस्तित्व बृहस्पति ग्रह के शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपरआर्क से क्रमशः पृथ्वी में परिवर्तित होने से होते इस तरह से आया, तो अब हम पृथ्वी के सॉलिड पार्ट यानी महाद्वीपों पर प्रभाव को प्लेट टेक्टोनिक्स के रूप में व कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में और पृथ्वी की संपूर्ण जियोलॉजी पर इसके प्रभाव को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। कोरियोलिस बल जो है वो हमारे महाद्वीपों की मोशन, उनके उनकी टेक्टोनिक हलचल और महाद्वीपों में जो हलचल होती है। तो साथियों, वास्तव में कोरियोलिस बल जो है उसकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी, ये हमने सही, एकदम करेक्ट
एक्सप्लेनेशन किया है, क्योंकि सौर मंडल के जन्म और विकास की एक नई और बिल्कुल भिन्न थ्योरी के आधार पर हमने ये बताया है कि कोरियोलिस बल धीमी गति से, जैसे जैसे हवाएं अलग हो गई, वायुमंडल अलग हुआ, महासागर बने और सॉलिडिफिकेशन होने से महाद्वीपों की संरचना बनी, और इस प्रकार से इनर कोर, आउटर कोर, आउटर मेंटल कोर, इस प्रकार से इनका अस्तित्व सभी का आया। तो हम ये कहते हैं कि जो जो पृथ्वी पर जो सॉलिड पार्ट है, ऊपर जो वायुमंडल है, वहां पर भी और ऊपर और ऊपर और आगे बढ़े तो चंद्रमा पर भी कोरियोलिस बल का प्रभाव देखा जा सकता है। तो हमारे ऐसे नहीं है कि केवल कोरियोलिस बल केवल हवाओं या पानी पर ही लगता है और चक्रवात प्रति चक्रवात ही उत्पन्न करता है, बल्कि कोरियोलिस बल आगे चंद्रमा तक प्रभाव डालता है। और अगर हम वापस नीचे की तरफ आए तो महासागरों के बाद में पृथ्वी के सॉलिड पार्ट, यानी कि ये जो लिथोस्फीयर क्रस्ट है और ओशियनिक क्रस्ट है, फिर इनर कोर है, आउटर मेंटल कोर है, तो हम कहते हैं कि पूरे अर्थ सिस्टम पर इसका इफेक्ट देखा जा सकता है। मेरा दावा है कि कोरियोलिस बल केवल यहीं तक सीमित नहीं रहता, जैसा कि कोरियोलिस नामक वैज्ञानिक ने केवल इसका स्टडी जो है किया। और हमने जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इसका प्रभाव जो है, इसका प्रभाव जो है महाद्वीपों की ठोस, जैसे कि मैंने ये चक्रवात दिखाए हैं, इन चक्रवात को दिखाने का कारण ये है कि इसका प्रभाव केवल मात्र क्या है कि महासागरों या वायुमंडल तक नहीं रहता। तो ये इस तरह से, जैसे कि आप देखते रहते हैं गूगल पर, इस तरह से ये चित्र बताया जाता है कि दोनों हेमिस्फीयर में विपरीत दिशा में कोरियोलिस बल को दिखाया जाता है। तो कोरियोलिस बल को हम अगर अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो हमें ये जानना होगा कि अलग अलग अक्षांश पर जो हवाओं का मूवमेंट है और अलग अलग अक्षांश पर जिस तरह से हवाएं चलती है और जिस तरह से बादल चलते हैं, जिस तरह से आप देखते हैं कि अलग अलग अक्षांश पर, तो जो कोरियोलिस बल वर्तमान में भौतिक विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि उत्पन्न रोटेशन के कारण होता है, रोटेशन के कारण ये सूडो फोर्स बताया जाता है। तो उत्पन्न होता है वो क्या है कि घूर्णन के द्वारा, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है ये सोचने चाहिए हमें कि उत्पन्न तो घूर्णन के द्वारा हो रहा है और उसका परिणाम जो दिखाई देता है बादलों के रूप में, हवाओं के रूप में, महासागरों के मूवमेंट के रूप में, चक्रवात प्रति चक्रवात के रूप में। तो उत्पन्न तो क्या है कि पृथ्वी पर क्या है कि आपको थोड़ा लॉजिक करना चाहिए, थोड़ा तर्क करना चाहिए कि जो उत्पन्न तो क्या है कि घूर्णन के द्वारा हो रहा है, लेकिन उसका परिणाम हमें ये दिखाई देता है कि उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में विपरीत दिशा में उसका इफेक्ट पड़ता है। अब ये ऐसे कैसा हो सकता है, ये सोचना चाहिए हमें, हमें इस पर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और आपको मैं बताऊं कि जो चक्रवात आते हैं वो केवल समुद्र के अंदर या हवाओं में ही नहीं आते, बल्कि बल्कि क्या है कि सॉलिड जमीन पर बवंडर के रूप में इस प्रकार से चक्रवातों को ठोस जमीन पर भी देखा जा सकता है। तो ठोस जमीन पर भी चक्रवात आते हैं, बवंडर के रूप में आप देखते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो चक्रवात आते हैं वो हवा में तो लटके रहते नहीं है, उसका प्रभाव जो है, उसका जो इफेक्ट है वो आपको क्या है कि उसका इफेक्ट आपको क्या है कि एकदम सामने दिखाई देता है। और जब वो चक्रवात जो है बनते हैं कोरियोलिस बल के कारण,
अब आप केवल मात्र यहीं तक सीमित नहीं रहे, इनर कोर की भी बात करें, आउटर मेंटल कोर की भी बात करें, पूरे अर्थ सिस्टम की बात करें, क्योंकि हम सोचते हैं कि बस हवा तक, उसके आगे ऊपर अंतरिक्ष में और आगे जहां तक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है, तो और आगे बढ़े, और आगे बढ़ने पर चंद्रमा तक पहुंचे, क्या चंद्रमा पर भी इसका प्रभाव पड़ता है? अब कई जनों के लिए ये थोड़ा क्या है कि हंसी की बात हो जाती है कि कोरियोलिस बल का प्रभाव चंद्रमा पर कैसे पड़ेगा, लेकिन पूरा अर्थ सिस्टम जो है, वो अर्थ सिस्टम जो है, वो नॉर्थन और साउथर्न पार्ट, आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे, वो क्या है कि पूरे अर्थ सिस्टम की बात करें तो हमारा पूरा अर्थ सिस्टम जो है वो ट्विस्ट और टाइट हो रहा है। पूरे अर्थ सिस्टम में, पूरे पृथ्वी सिस्टम की बात करें तो उसके कारण क्या है कि हम देखते हैं कि उसमें से पल्स भी निकलते हैं, दोलन भी करता है। तो हम आपको बताएं कि अगर आप कोरियोलिस बल को पूरा समझना चाहते हैं, मैं आपको एक मतलब क्या है कि एक ये जो हमारा पृथ्वी का ग्लोब है, हमारा ये पृथ्वी का ग्लोब है, ऐसे ऐसे ट्विस्ट हो रहा है, ऐसे ट्विस्ट हो रहा है, सॉरी। तो हमारा जो ये पृथ्वी का ग्लोब है, तो हमें सोचना चाहिए कि ये पृथ्वी का ग्लोब जो है वो किस तरह से वास्तव में बिहेव करता है, इस पे क्या। तो जैसा कि हमने भाग 1 और भाग 2 में बताया कि मूल रूप से पूरा का पूरा जो ये पृथ्वी है, सिस्टम है, चंद्रमा को भी शामिल करते हुए, और हम अगर देखें तो ये पूरा का पूरा जो पृथ्वी सिस्टम जो है, ये पूरा का पूरा पृथ्वी सिस्टम जो है, ये ट्विस्ट और टाइट होते हुए इसमें द्रव्य ऊर्जा का विराट मंथन हो रहा है। अब आप अगर केवल पृथ्वी की बात करेंगे तो ये सही नहीं है। ब्रह्मांड में ये कॉमन थ्योरी है कि हर आकाशीय पिंड का आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे, यानी उसका नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी उसका दक्षिण, उत्तर और दक्षिण गोलार्ध एक डायरेक्शन में नहीं होता है। जैसे ये मैंने आपके सामने पृथ्वी की बात कही है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह सूर्य की बात करूं, दूसरे ग्रहों की बात करूं, गैस दानव ग्रहों की बात करूं, रॉकी ग्रहों की बात करूं, तो वो सभी के सभी, और उसके बाद में नेबुलाओं की बात करूं, कई फेमस नेबुला हैं, होरग्रास नेबुला, स्पाइडर नेबुला और आंट नेबुला, और इससे से रेड रेक्टेंगुलर नेबुला, ईटा कैरिबन नेबुला, अनेक नेबुलाएं हैं, उनके बारे में बात करूं, फिर मैं सर्पिल गैलेक्सियों की बात करूं। इस तरह से आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि हम स्टार्टिंग जो पृथ्वी सिस्टम से शुरू करके फिर हम दूसरे आकाशीय पिंडों की बात करते हैं, चंद्रमाओं की बात करते हैं, सूर्य तारों की बात करते हैं, गैस दानव ग्रहों की बात करते हैं, दूसरे रॉकी ग्रहों की बात करते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि पृथ्वी ही नहीं, बल्कि क्या है कि पृथ्वी ही नहीं बल्कि आपको मैं बताऊं कि हमारा जो ये ब्रह्मांड का ही एक कॉमन सिस्टम है। सर्पिल गैलेक्सियां भी, उनका आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे, अगर उनको दो भागों में डिवाइड करके सोचें, मतलब क्या है कि जैसे ये है, एक ब्लैक होल हो, चाहे गैलेक्सियां हो, चाहे नेबुला हो, उनका आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे, सभी के बारे में सोचें तो वो एक डायरेक्शन में नहीं है। जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न इस ब्रह्मांड में सर्वव्याप्त है, यानी कि प्रत्येक आकाशीय पिंड, ब्लैक होल, सूर्य, तारे और ग्रह, गैस दानव ग्रह, लौकिक ग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा, सभी का हाफ पार्ट अबू और हाफ पार्ट बिलो, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं, चलते हैं। ये केवल कोरियोलिस बल की बात नहीं है,
और ना ही डिफरेंशियल रोटेशन की बात है। हमें ब्रॉड माइंड से सोचना होगा कि सभी आकाशीय पिंड फाइनली अंततः उनका नेचर कैसा है, वो उनका डायनेमिक नेचर कैसा है, वो कैसे एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो साथियों, मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूं कि पृथ्वी घूर्णन करती है क्या, क्या पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो इसके पीछे हमारा क्या क्या लॉजिक है, क्या हम कहना चाहते हैं, और हम इसको कह के क्या साबित करना चाहते हैं। ऐसा कहने के पीछे हम अगर ऐसा कहते हैं तो इससे क्या साबित होगा, इससे क्या प्रमाणित होगा। और अगर अगर ऐसे प्रमाणित होता है कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, तो आप सोचिए कि जब ऐसे शोध पत्र लिखे जा चुके हैं कि पृथ्वी जो है 6 वर्ष में दोलन करती है, तो इनका मायने क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आप सोचिए इन सभी का मतलब क्या निकलता है अगर पृथ्वी 6 वर्ष में दोलन करती है और पृथ्वी हर 26 सेकंड में धड़क रही है। इन सब के मतलब क्या निकलते हैं। स्टार ट्रेल को उत्तर गोलार्ध में और दक्षिण गोलार्ध में रिकॉर्ड करने पर जो तारे हैं जो चलते दिखाई देते हैं, यूट्यूब चैनल पर दिखाए जा रहे हैं कि उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में, नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर, तो स्टार ट्रेल तारे जो हैं विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो ये जो पृथ्वी सिस्टम जो है, फाइनली हम पूरा ब्रॉड माइंड से सोचें, आखिर इसके बारे में हम क्या कहना चाहते हैं। और जो सैटेलाइट से जो कुछ आ रहा है कि सैटेलाइट बता रहे हैं कि इस तरह से पृथ्वी को बाहर से घूर्णन करता हुआ दिखा रहे हैं। सैटेलाइट बहुत छोटा है और पृथ्वी का विशाल आकार, पृथ्वी का इतना भीमकाय आकार है, और पृथ्वी जो है 12,742 किलोमीटर डायमीटर की पृथ्वी है, और वहां पर इतना मच्छर की तरह छोटा सा सैटेलाइट पास से देखेगा, फिर दूर से देखेगा और दूर से देखेगा, कंप्लीट पृथ्वी को कवर करेगा, तब पता चलेगा कि पृथ्वी सिस्टम कैसा है। मैं बताऊंगा आपको कि जो सैटेलाइट है वो जब निकट से देखते हैं और फिर थोड़ा डिस्टेंस और आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं, और एकदम पूरी पृथ्वी को जब वो कवर करते हैं, तब वो पृथ्वी में क्या हलचल होती हुई नजर आती है। बहुत ही ध्यान से नोट कीजिए, ये एक सोच विचार के इस पे मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए कि जब पूरी पृथ्वी को वो रिकॉर्ड करेगा, पूरी पृथ्वी को वो दिखाएगा, तो उसमें हवाएं, बादल, पानी, जिस जमीन पर हम चल रहे हैं उसमें हलचल, और सजीव जगत की हलचल, उसके बाद उसकी इनर कोर आउटर कोर की हलचल, चंद्रमा की ऑर्बिटिंग। मैं आपको कहता हूं कि आधी अधूरी बात मत कहिए, आप पूरी बात, पूरे अर्थ सिस्टम को एग्रीगेट यानी कि पूरा ओवरऑल अगर आप सोचें, तो आप बताइए फाइनली आपको टोटली आपको कैसा दिखाई देता है। जिस पृथ्वी पर आप खड़े होकर के आसमान के थोड़े से हिस्से को देख करके और फिर आप ये कहते हैं कि देखिए हमें पृथ्वी जो है इस तरह से, सूर्य इधर चल रहे हैं, तारे चल रहे हैं, कॉन्स्टेलेशन प्लैनेट चल रहे हैं, मिल्की वे चल रही है, ये सब को आप दिखा करके और आप ये साबित करना चाहते हैं एक छोटे से स्थान पर खड़े होकर और रिकॉर्डिंग करके और आसमान के हिस्से को दिखा के फिर ये साबित करना चाहते हैं कि देखिए हमने देखा है कि ये इस तरह से रिकॉर्डिंग कैमरे से करके कि टाइम लैप्स वीडियो बना करके, और इस तरह से हमने देखा कि देखिए पृथ्वी के घूर्णन का प्रमाण है। दुनिया के अनेक चैनलों पर इसको दिखाया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि और बताऊं आपको कि मैं, जब पूरी पृथ्वी की बात होती है
टोटल पृथ्वी की बात होती है, कंप्लीट पृथ्वी, तो फिर हमें तो गुणन जैसा तो कुछ लगता ही नहीं है। तो गैलीलियो और कोपरनिकस की जो सोच है वो अब हमें त्यागनी पड़ेगी, उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आप केवल मात्र अगर वहीं तक सीमित रहेंगे, वर्तमान में वॉबलिंग के, प्रिसेशन के या परटर्बेशन के जो डेटा आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, कुछ लोग ये मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। क्योंकि उन्होंने क्या है कि संपूर्ण पृथ्वी सिस्टम की बात कही नहीं, और साथ में आपको बताऊं कि उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में तो सोचने की बात तो ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल ही उससे, कि बस संपूर्ण यूनिवर्स में जो पैटर्न हर जगह दिखाई दे रहा है वही पैटर्न पृथ्वी में होगा, वही हमारे ग्रह पर होगा, वही वही मूवमेंट हमारे ग्रह में होगी। तो मैं आपको बताऊं कि ये बात तो है ही, साथ में पृथ्वी जो है स्पेस फैब्रिक को, जैसे एक चद्दर होता है उस पर भारी बॉल रख देते हैं, तो पृथ्वी जो है किसी चद्दर पे इस प्रकार से ऐसे रखते हुए बताते हैं स्पेस फैब्रिक पर, तो वो उसको दबाती है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बताया जाता है कि मास इस प्रकार से डिस्टॉर्ट करता है स्पेस फैब्रिक को, और इस तरह से क्या है कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह परिक्रमा करते हैं ना, वो इस तरह से क्या है कि घूमते घूमते फिर जैसे ऐसे सॉलिड जो मेटल की बॉल है उनको ऐसे एक घुमावदार इस तरह से करके उनको छोड़ दिया जाता है, फिर वो आकर के सेंटर में गिर जाते हैं। इस तरह का प्रदर्शन एकदम गलत समझा जाता है, और वास्तव में ऐसा हो नहीं रहा है। ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते नहीं है। ये सोच हमें बदलनी होगी। क्यों बदलनी है? इसके लिए हमें ब्रॉड माइंड से सोचना होगा कि आप मतलब ये सोचिए कि जो इलिप्टिकल मार्ग है वो भी क्या है कि उसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट कहाँ रहती है। ग्रह जो है एपोजी और पेरिजी, जब एपोजी पर आते हैं तो उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी चेंज होती है, और पेरिजी पर आते हैं उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी चेंज होती है। चेंज कौन करता है? ये इलिप्टिकल मार्ग पर ये वेलोसिटी बार बार अप डाउन क्यों होती है? तो आप सोचिए कि विशाल रूप से अगर देखें तो हमारा जो ये सोलर सिस्टम है इस प्रकार से ऑसिलेट कर रहा है, इस प्रकार से धड़क रहा है, इस प्रकार से दोलन कर रहा है, तो सूर्य खुद ट्विस्टाइट हो रहा है, सूर्य खुद घूर्णन नहीं कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि आपने तो क्या है कि छोटे पैमाने पर ही सोचा है आपने, ब्रॉड माइंड से बड़े पैमाने पर नहीं सोचा है। कई लोग पूछते हैं मुझे कि छोटा पैमाना बड़ा पैमाना इसके ये क्या मतलब है? तो जैसे घड़ी होती है उसका सेकंड के सुइयां होते हैं, मिनट के सुइयां होते हैं, घंटे के सुइयां होते हैं, और उसके बाद में क्या है कि फिर हम क्या है दिन की बात करते हैं 24 घंटे की, फिर सप्ताह की बात करते हैं, फिर महीने की बात करते हैं, फिर 6 महीने, वर्ष की बात करते हैं, फिर हजारों वर्ष की बात करते हैं, फिर लाखों प्रकाश वर्ष की बात करते हैं। तो साथियों ये पैमाना, आप समझते हैं कि पैमाने का कितना महत्व है, कि पैमाना जो होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर आप स्केल को चेंज कर दे तो कितना फर्क पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ब्रॉड माइंड से सोचिए, और ब्रॉड माइंड से सोचने से क्या बदलाव आएगा, क्या फर्क पड़ेगा, आपको पता चलेगा कि जहां हम पृथ्वी पर एक छोटे से स्थान, किसी महाद्वीप के किसी देश में, किसी गांव में, शहर में, छोटे से किसी स्थान पे खड़े होके हमने आसमान के थोड़े से हिस्से को देख लिया, और हम कहते हैं देखो दिन रात हो रहे हैं,
ऋतुएं हो रही है इससे से। और हमने पूरी पृथ्वी के सिस्टम को नहीं समझा, हमने पूरी पृथ्वी को कवर ही नहीं किया। इसी कारण से आपको हम सबको, आपको सभी को ऐसा लग रहा है। तो पूरी पृथ्वी को कवर करने का मतलब क्या है? पूरी पृथ्वी को कवर करने का मतलब यह है कि बाहर से निकल के, जब हम पृथ्वी को ऐसे बाहर से निकल के देखते हैं और उचित दूरी से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, और हम पास में देखते हैं या पृथ्वी पर खड़ा होकर के देखते हैं, आसमान के थोड़े से हिस्से देखते हैं, तो आप सोचिए कि जो पृथ्वी को पूरा समझना है तो पृथ्वी को पूरा बाहर से देखने पर बादल कैसे चल रहे देख रहे हैं, क्या हम बादलों के मूवमेंट को देख रहे हैं, हवाओं के मूवमेंट को देख रहे हैं, और क्या है कि चक्रवात, पृथ्वी चक्रवात को देख रहे हैं कि आधा भाग ऊपर नीचे इस तरह से, और इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे हलचल को देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। और हम टेक्टोनिक हलचल को भी रिकॉर्ड करते हैं, उनको नोट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। फिर हम सिस्मिक डेटा के आधार पर क्या है कि इनर कोर, आउटर मेंटल कोर, पृथ्वी के अंदर के हिस्से को समझते हैं। तो साथियों, आप पूरे आप जो आपको मैं कहना चाहता हूं कि पूरे के पूरे अर्थ सिस्टम की बात कीजिए। चंद्रमा जो है वो मेरी सेंटर की परिक्रमा करता है, पृथ्वी की नहीं करता। चंद्रमा का जो प्लेन है, ऑर्बिटल प्लेन है, वो ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसे ही रहे, बल्कि वो ऑसिलेट होता रहता है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। ये चेंजेस करते कौन है? ज्वार भाटा आता है। तो ज्वार भाटा हकीकत में पूरा का पूरा अर्थ सिस्टम जब दोलन कर रहा है, और वो दोलन इतना धीमी गति से है कि हम जैसे मनुष्य के लिए वो बहुत ही हमें तत्काल दिखाई नहीं देता। जैसे पृथ्वी जो है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने एक्सिस पर इस प्रकार से रोटेट कर रही है। जैसा कि आपको क्या है कि ये दिखाया जाता है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि पृथ्वी का रोटेशन जो है, तो अनेक लोग जो है अभी तक उनको हजम नहीं हो रहा है। उनको वो हरगिज ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि पृथ्वी जो है घूर्णन नहीं कर रही है, वो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। और उनको क्या है कि बस जो आज तक उन्होंने पढ़ा, आज तक जो उन्होंने समझा जाना, उसी पर वो कायम है। क्योंकि अब नई सोच, ये विचार आया क्यों कि पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही है। स्पीड स्पीड में अप डाउन होता है। पृथ्वी की स्पीड जो है कभी तेज होती है, कभी धीमी होती है, ये भी है। कभी दिन छोटे होते हैं, कभी दिन बड़े होते हैं। हालांकि ये मिली सेकेंड में होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी को अगर आप समझना चाहते हैं कि छोटे छोटे स्तर से लेकर के बड़े विराट रूप से देखें, तो मैं आपको ये पृथ्वी की बात नहीं करता हूं। एक बात और कह दूं, पृथ्वी के आसपास जैसे मंगल ग्रह की भी बात करता हूं, मैं शुक्र की भी बात करता हूं, वीनस की भी बात करता हूं, मैं साथ में मरकरी यानी बुध ग्रह की भी बात करता हूं, और मैं गैर दानव ग्रहों की भी बात करता हूं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। साथ में मैं क्या है कि मैं दूसरे जो आकाशीय पिंड प्लूटो सभी की और हमारे संपूर्ण सौर मंडल की बात करता हूं। तो साथियों, आप एक एक बात को एक एक एनालिसिस कीजिए आप। अब ये तो आपको क्या है कि ये बातें बताइए, पृथ्वी पर जीव जंतु है, कीट पतंगे हैं, वनस्पतियां हैं, इनमें हलचल को भी नोट कीजिए। इनके बारीक बारीक जो इनमें जो हो रहा है उसको भी नोट कीजिए कि उनमें भी क्या है कि जैसे पृथ्वी को मैं कहता हूँ ट्विस्ट टाइट हो रही है, पृथ्वी में द्रव्य ऊर्जा का मंथन हो रहा है, और पृथ्वी में क्या है कि
पृथ्वी में पृथ्वी जो है एक स्प्रिंग की तरह कस और लूज हो रही है। तो मैं केवल मात्र ये यहीं तक सीमित नहीं हूं। मैं और बातें भी कर रहा हूं कि छोटी छोटी सजीव जगत की बातें कर रहा हूं। हमारा मैमल्स है, ऑर्थोपोडा है, सिलेंटेटा, रेप्टिलिया है, सभी है, प्लांट्स है, और प्लांट्स में भी अलग अलग फाइलोटैक्सी है, इन्फ्लोरेसेंस है, ब्रांचिंग ऑफ लीव्स है। तो पृथ्वी के ट्विस्टिंग का प्रभाव सजीव जगत पर भी पड़ता है। जैसे हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी के अलग अलग पार्ट पर ट्विस्टिंग का प्रभाव पड़ता है। हमारी आंखें हैं, हमारे कान है, हमारे नाक है, हमारी जीवा है, हमारा हार्ट है, हमारा पूरा बॉडी का स्केलेटन है, हमारे पेट की आंतें हैं। तो मैं बताऊं आपको कि पूरे वो सभी पर पड़ता है। तो सजीव जगत में जितने भी प्राणी है, वनस्पति है, उनकी हैबिट में, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर में आपको ट्विस्टिंग और टाइटनिंग नजर आता है। और हम अपनी डेली रूटीन में जो हमारी दिनचर्या है, उसमें भी हमारी जो हैबिट्स है वो प्रकट होती है कि हम अनेक चीजें हैं, चाहे कपड़े को निचोड़ना हो, चाहे बोतल को ढक्कन ढकना हो, ऐसी छोटी मोटी अनेक क्रियाएं हैं जिसमें हम ट्विस्टिंग का उपयोग करते हैं। तो साथियों, क्या पृथ्वी गुणन कर रही है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम एक एक बात का एनालिसिस करते हैं। एक एक बात का एनालिसिस करने का मतलब ये है कि आज तक आपने हवाओं के मूवमेंट के जो चित्र देखे हैं, अब नासा की वेबसाइट पर देखिए आप कि पूरे ग्लोब पर हवाएं कैसे चल रही हैं। पूरे ग्लोब पर हवाएं, चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे दक्षिण गोलार्ध में, हवाओं के मूवमेंट को आप नोट कीजिए। आप एक क्षण के लिए भूल जाइए, कोरियोलिस बल को भूल जाइए, और आप ये सोचिए कि ट्विस्टिंग तो हो ही रहा है, चाहे कोरियोलिस बल को माने चाहे ना माने। हमें तो दिखाई दे रहा है कि कोई विपरीत बल जरूर लग रहा है। तो उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में हवाओं के चलने के जो आज तक आपको अलग अलग अक्षांश पर है, जो 23 डिग्री अक्षांश पर है, जो 35 डिग्री अक्षांश पर है, जो भी हवाओं के जो अलग अलग प्रभाव है, उनको आप नोट कीजिए। तो आप मतलब क्या, इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे जो हवाओं के हलचल है उनको नोट कीजिए। इसी तरह से बादल है, बादलों को तो खैर देखा जा सकता है, हवाओं को नहीं देखा जा सकता। बादलों को आप सफेद सफेद देख सकते हैं। और जब बादलों को नोट करते हैं कि देखिए अलग अलग अक्षांश पर बादल जो है, उन वो चक्रवात, पश्चिमी चक्रवात के रूप में वो दिखाई देते हैं। तो आप देखिए कि दक्षिण गोलार्ध में चक्रवात किस तरह से चल रहे हैं, और उत्तर गोलार्ध में कैसे चल रहे हैं, बादल कैसे चल रहे हैं। फिर इसके बाद में महासागरों का पानी है। अब कोरियोलिस बल जो है इन पे प्रभाव डालता है, मान लिया कोरियोलिस बल प्रभाव डालता है। फिर उसके बाद में साइक्लोन, काउंटर साइक्लोन पर प्रभाव डालता है। जो कोरियोलिस बल उत्पन्न तो रोटेशन के कारण, और प्रभाव जो उसका आता है सामने, वो ट्विस्टिंग टाइटनिंग के रूप में, बड़ी हैरानी होती है। अब इसके बाद में अगर आप नोट करें कि सजीव जगत है जितना भी, उनकी मूवमेंट को, जल थल और आकाश के जो प्राणी हैं, कि पानी के अंदर के प्राणी, जमीन पर चलने वाले प्राणी, आकाश में उड़ने वाले प्राणी, सभी की हलचल को नोट करें। इसके बाद में आप ये भी नोट करें कि जो महाद्वीपों का ठोस महाद्वीप, जिसको लिथोस्फीरिक क्रस्ट कहते हैं, जिसको कॉन्टिनेंट प्लेट्स के रूप में देखते हैं हम, उनका जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, अब जुरासिक और क्रिटेशियस के बाद में ऐसा बताते हैं कि उत्तर और दक्षिण गोलार्ध ऐसे दिखाई देने लगे जैसे कि विपरीत दिशा में मुड़ते हैं। लेकिन ऐसा क्यों क्यों हुआ? कौन सा फोर्स लगा? क्या कन्वेक्शन ऐसे काम करता है? तो ग्रेविटेशन ने ऐसे किया।
तो आप देखिए, इसके बाद में आप और आगे बढ़िए कि पृथ्वी का रोटेशन, अब तक जो वेरिएबल रोटेशन के जो डेटा मिले हैं, आंकड़े मिले हैं, वेरिएबल रोटेशन के बारे में अनेक आंकड़े जो इकट्ठे किए गए हैं, और उससे पता चला है कि रोटेशन कांस्टेंट नहीं रहता है। रोटेशन में चेंजेस होता रहता है, उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। इसी प्रकार से क्या है कि पृथ्वी का आकृति है, ऑब्लेट आकृति है। पृथ्वी की ऑब्लेट आकृति जो है वो क्या है कि जो ध्रुवों पर रेडियस जो है वो कम है, सॉरी पोलर रेडियस कम है, इक्वेटोरियल रेडियस, विषुवतीय त्रिज्या जो है ज्यादा है, ऑब्लेट आकृति की है, यानी कि एक दबे हुए इस तरह से गोले की तरह है। तो ये अंडाकार आकृति की ये जो ऑब्लेट स्थिति है, अब आप इसको सोचिए, ये भी चेंज हो रही है। ये चेंज कैसे हो रही है? वैज्ञानिकों ने क्या है, लगातार कई वर्षों तक, 28 सालों तक लगातार इसके आंकड़े इकट्ठे किए हैं क्लाइमेट चेंज के, कि विषुवतीय क्षेत्र में वो क्या है कि पदार्थ जमा हो गया, और पोल से विषुवतीय क्षेत्र में और विषुवतीय क्षेत्र से पोल में, इस तरह से पृथ्वी की पोलर और इक्वेटोरियल रेडियस जो है बार बार बदलती है। इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल जो क्या है कि साउथ पोल पर चला जाता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल पर चला जाता है। तो इसको करता कौन है? आप बड़े बड़े रूप में सोचिए। ओवरऑल सोचने पर हमें बहुत सी बातें देखने पर हमें पता चलता है कि पृथ्वी द्रव्य ऊर्जा का मंथन करता हुआ एक विराट पिंड है, घूर्णन करता हुआ तो नहीं है। तो आप सोचिए कि जो आपने आसमान के थोड़े से हिस्से को देख करके और फिर कह दिया कि देखिए इस तरह से हम सूर्य, तारों और मिल्की वे को और प्लैनेट्स को पूर्व से पश्चिम जाते हुए देखा, और इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट, इस प्रकार से पृथ्वी जो है हमें रोटेट करती हुई दिखाई देती है। तो दिन रात हो रहे हैं, और दिन रात सबसे बड़ा प्रमाण है घूर्णन का। अब आप दिन रात की हिस्ट्री को देखिए कि दिन रात कैसे बने, कब से शुरू हुए, और कैसे इस स्थिति में पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक ऑर्बिटल ऑर्बिट में आ गया। तो मैं आपको बताऊं कि दिन रात जो है वो आप बहुत ही धीमी गति से होने के कारण देख रहे हैं। तो आप पृथ्वी को फटाफट ट्विस्ट होता हुआ नहीं देख सकते। पृथ्वी फटाफट ट्विस्ट नहीं हो रही है, तो पृथ्वी क्या है, स्लो मोशन में ट्विस्ट टाइट हो रही, इसलिए आपको दिन रात दिखाई दे रहे हैं। अगर पृथ्वी फटाफट होती तो ऐसा नहीं होता। दूसरे ग्रह भी है। अब जुपिटर पर दिन रात क्या मतलब क्या निकलता है, सैटर्न पर क्या निकलता है, यूरेनस नेपच्यून पर क्या निकलता है, क्योंकि अलग अलग अक्षांश पर उन ग्रहों में मोशन जो है वो अलग अलग है। ये सब बातें, और इसके बाद में वैज्ञानिकों ने कई वर्षों तक आंकड़े इकट्ठे करने के बाद में पता किया है कि पृथ्वी धड़क रही है, और 26 सेकंड का एक पल्स जो है पृथ्वी के अंदर से चलता रहता है, निकलता रहता है। तो ये कहां से, इसका ओरिजिन कहां से होता है, कौन करता है? क्या पृथ्वी केवल घूर्णन से ऐसा हो सकता है क्या? क्या पृथ्वी के केवल मात्र घूर्णन से ये 26 सेकंड का पल्स बन सकता है क्या? कुछ ना कुछ ऐसे ट्विस्ट टाइट हो रहा है, कुछ ना कुछ स्प्रिंग की तरह कसा जा रहा है। जैसे एक मैकेनिकल क्लॉक होती है, उसमें चाबी भर देते हैं तो वो उसमें धड़कन बोलती रहती है। इसी तरह से लिविंग्स के हार्ट में, और इस प्रकार से हम पृथ्वी के में जो ये 26 सेकंड का पल्स की बात कही जा रही है। तो एक शोध पत्र और है जिसके बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी 6 वर्ष में जो है दोलन कर रही है। आप इन सभी बातों को समेटिए, आप इन सभी बातों को इकट्ठा कीजिए और कंप्लीट अर्थ सिस्टम की बात कीजिए, चंद्रमा को भी शामिल कीजिए। तो सब बातों को समेटने के बाद कंप्लीट पृथ्वी की बात करने पर
हमें ये पृथ्वी जो है, ये जो इसका ये, तो ये हमें ट्विस्ट टाइट होते हुए नजर आती है। और ट्विस्ट टाइट आप ऐसे मत सोचिए कि फटाफट हो रहा है, या उसमें जो हमें दिखना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा। दिख तो रहा है, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा, दिख तो रहा है, लेकिन इतना स्लो मोशन में दिख रहा है कि हमें दिन रात दिखाई दे रहे हैं। कि प्रकाश, इधर से प्रकाश जो है सूर्य का, सॉरी, इधर से सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, देखिए जैसे ऐसे सूर्य का प्रकाश गिर रहा है तो इधर दिन हो गया और इधर रात हो गई, अंधेरा अंधेरा है। तो वो सब स्लो मोशन में ट्विस्टिंग के कारण हो रहा। तो साथियों, इसके अलावा कहते हैं कि मौसम चेंज होता है और ऋतुएं हो रही है, और इस तरह से क्या है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में अंडाकार मार्ग पर। तो आपको मैं बताऊं कि अगर आप पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों को शामिल शामिल करते हुए पूरे सोलर सिस्टम की बात करते हैं, तो पूरा सोलर सिस्टम जो है विराट रूप से मथा जा रहा। सूर्य भी ट्विस्ट टाइट हो रहा। उसका प्रभाव क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो सभी पर पड़ता है। इसके कारण कंप्लीट सोलर सिस्टम ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो साथियों, आपने ये सब बातें सुनी है मुझसे। मैंने पार्ट 1 में, पार्ट 2 में बताया, भाग 1 भाग 2 में ये सब बातें आपके सामने प्रस्तुत की है। और साथ में आपको क्या है कि मैंने क्या है, पिछले जितने भी एपिसोड्स आपने देखे, तो उनके आधार पर आपको मैंने जो बातें बताई है, दोलन में ब्रह्मांड की बातें बताई है, वाइब्रेटिंग यूनिवर्स की बातें बताई है। तो दुनिया में दूसरे कई वैज्ञानिक है जो साइक्लिक यूनिवर्स की बात करते हैं, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की बात करते हैं, लेकिन आधी अधूरी बातें करते हैं। ऑसिलेटिंग यूनिवर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सभी आकाशीय पिंडों पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। बस केवल ऑसिलेटिंग यूनिवर्स तक ही बात करते हैं कि यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ और एक्सपेंड होने के बाद में वापस कांटेक्ट होना शुरू हो गया, और बिग बैंग हुआ, बिग क्रंच हुआ, बस यहीं तक सीमित है। तो हमारा सूर्य भी एक्सपेंड और कांटेक्ट हो रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है इस प्रकार से, और पृथ्वी भी हो रहा है, दूसरे ग्रह और तारे भी हो रहे हैं, ब्लैक होल भी हो रहा है, गैलेक्सियां भी हो रही है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन का जो ये ऑसिलेशन है यूनिवर्स में भी है, लेकिन पॉइंट से शुरू होकर वापस पॉइंट विशाल रूप से क्या है कि एक्सपेंड हुआ और फिर वापस पॉइंट में समा गया, ऐसा नहीं होता। एक लिमिट से स्टार्ट होता है और एक लिमिट तक एक्सपेंड होता है, और वापस एक लिमिट तक वापस सिकुड़ता है। तो यूनिवर्स भी एक्सपेंड और कॉन्टैक्ट होता है। इस तरह से हम एक कॉमन जियोलॉजिकल कह सकते हैं आप, एक कॉमन पैटर्न, भौगोलिक मॉडल की बात कर रहे हैं। हम एक कॉमन बात कर रहे हैं कि सारा यूनिवर्सल सिस्टम जो है कॉमन, सिमिलर, सिमेट्रिक है, और उसमें सभी में ये ऐसी उन सभी का बिहेवियर ऐसा है, सभी आकाशीय पिंड जो है वो क्या है कि एक समान ढंग से व्यवहार करते हैं। अब कई लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि सारा यूनिवर्स जो है विविधताओं से भरा हुआ है, इम्पैक्ट हो रही है, कॉलिजन हो रहा है, और हम कहते हैं कि इतने टक्करें हो रही है, ग्रह टकरा रहे हैं और तारे टकरा रहे हैं, गैलेक्सियां, वो पूरे यूनिवर्स के तुलना में आप देखें तो 1% से भी कम है कॉलिजन की घटनाएं। इतना विशाल यूनिवर्स जो है उसमें जो कॉलिजन जो होती है वो 1% से भी कम है, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन की घटनाएं 99% से भी 99% है। अब आप सोचिए कि मेरे ये दावे हैं जो 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 बातें मैं बताई है कि क्या पृथ्वी घूर्णन कर रही है, जो इस भाग 3 में हम आपको फाइनली यही बताना चाहते हैं कि भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में अब हम
जो बात कहना चाहते हैं, जो हम आपको सारी बातें समेट के कहना चाहते हैं कि देखिए, ये जो तो मैंने वैसे मैं अनेक बार इस तो वैज्ञानिक और मीडिया वाले भी इस पर विचार करें। तो मैं आपको जो ये सारी बातें समेट के बता रहा हूं कि पृथ्वी ट्विस्ट टाइट होते हुए दोलन कर रही है, पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही है। आपको पृथ्वी घूर्णन करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यह आपका भ्रम है। पृथ्वी पर हवाएं पृथ्वी के घूर्णन के साथ नहीं चल रही है। पृथ्वी पर महासागरों का पानी पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ नहीं चल रहा है। पृथ्वी पर बादल पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ नहीं चल रहे हैं। पृथ्वी पर उत्तर व दक्षिण गोलार्ध पृथ्वी पर उत्तर व दक्षिण गोलार्ध में चक्रवात पृथ्वी चक्रवात आते रहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये सब पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरियोलिस बल के प्रभाव से होते हैं। लेकिन ये अगर कोरियोलिस बल से हो रहा है तो फिर भी पृथ्वी घूर्णन कहाँ कर रही है? तो पृथ्वी तो ट्विस्ट टाइट तो फिर भी हो रही है। पृथ्वी पर उत्तर व दक्षिण गोलार्ध में महाद्वीपों की संरचना यानी ज्यामितीय आकृति इस तरह से है कि साफ और स्पष्ट रूप से उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में पृथ्वी विपरीत दिशा में ट्विस्ट टाइट हो रही है। यानी कि कोरियोलिस बल की आवश्यकता ही नहीं है। हम कोरियोलिस बल की आवश्यकता को महसूस नहीं कर रहे हैं, बल्कि पृथ्वी हकीकत में घूर्णन नहीं कर रही है। पृथ्वी पर जल, थल और आकाश के सभी प्राणी पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ नहीं चल रहे हैं। पृथ्वी के अंदर इनर कोर, आउटर मेंटल कोर में भी पृथ्वी के घूर्णन के कोर भी पृथ्वी घूर्णन के साथ साथ नहीं चल रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर रहा है, बल्कि बेरी सेंटर की परिक्रमा कर रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार हाँ, लेकिन ये बेरी सेंटर कैसे उत्पन्न हुआ? वैज्ञानिकों को भी सही ढंग से पता नहीं है कि बेरी सेंटर क्यों बना। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बार बार आवर्ती रूप से रिवर्स होता रहता है। पृथ्वी की ऑब्लेट आकृति भी स्थिर नहीं रहती, यानी पोलर व इक्वेटोरियल रेडियस चेंज नियमित रूप से बार बार होती रहती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी हर 26 सेकंड में धड़क रही है। वीडियो से इस धड़कन को कैसे दिखाएं? पृथ्वी का घूर्णन भी कांस्टेंट नहीं रहता, बदलता रहता है। क्यों ऐसा हो रहा है वैज्ञानिक नहीं जानते। उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में सीस्मिक तरंगे एक दूसरे के उल्टी दिशा में चलती है। ब्रह्मांड में अनेक गैलेक्सियों, नेबुलों, तारों, ग्रहों, चंद्रमाओं की ज्यामितीय संरचना ऐसी है कि उनका आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे विपरीत दिशा में मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ऐसा हमारे पृथ्वी में भी हो रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार दिन रात पृथ्वी के घूर्णन का सबसे बड़ा प्रमाण है, लेकिन इस ब्रह्मांड में कई बाइनरी व एक से अधिक तारों वाले सोलर सिस्टम मिले हैं, जिनमें रॉकी ग्रह है, गैस दानव ग्रह भी है। जब ऐसे एक से अधिक तारों वाले सोलर सिस्टम में ग्रहों पर एक से अधिक तारों का प्रकाश पड़ता है, तो वहां दिन रात कैसे हो रहे हैं? यह भी विचार करने की बात है। यानी कि उन सोलर सिस्टम में दिन रात को तो केवल मात्र प्रकाश छाया है। बस पृथ्वी में भी ऐसा ही है, और हमारा सोलर सिस्टम कभी उन एक से अधिक तारों वाला सिस्टम रहा है। इसी कारण से पृथ्वी पर दिन रात केवल प्रकाश छाया मात्र है, इसका घूर्णन से कोई लेना देना नहीं है। पृथ्वी फटाफट ट्विस्ट भी नहीं हो रही है, बल्कि बहुत स्लो मोशन में ट्विस्ट हो रही है। अब ये सारी बातें मिलाकर आप अगर विचार करें तो साफ और स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकलता है कि आखिर यह पृथ्वी में घूर्णन क्या हो रहा है।
पृथ्वी तो हकीकत में ट्विस्ट टाइट होते हुए दोलन कर रही है। पूरा का पूरा पृथ्वी सिस्टम ट्विस्ट टाइट होते हुए दोलन कर रहा है। पृथ्वी में घूर्णन जैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ वीडियोग्राफर ने, खगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी पर एक स्थान पर कैमरा लगाकर मिल्की वे, तारों, सूर्य आदि को चलते हुए पृथ्वी के घूर्णन को सिद्ध करने वाला वीडियो बनाया है। लेकिन आप थोड़ा तार्किक होकर विचार कीजिए कि पृथ्वी पर एक बहुत ही छोटे से स्थान से आसमान के मामूली से हिस्से में सूर्य ग्रहों और चंद्रमा कॉन्स्टेलेशन को पूर्व से पश्चिम की ओर जाते देखकर कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है? क्योंकि हकीकत में आपने 12,742 किलोमीटर व्यास की पृथ्वी को पूरा कवर करते हुए वीडियो ही नहीं बनाया, और बेहद छोटे से स्थान से आसमान के अल्प हिस्से का वीडियो बनाकर पूर्व से पश्चिम की ओर आकाशीय पिंडों को आते जाते देख दिन रात होने को कह दिया। देखो, पृथ्वी घूर्णन के ये प्रमाण है जो कि एकदम असंगत, अवैज्ञानिक, अतार्किक है। विशाल पटल पर इन सभी बातों को सोचने पर पृथ्वी का घूर्णन भ्रम लगता है, इल्यूजन लगता है। पृथ्वी 6 वर्ष में दोलन करती है, तो दोलन को वीडियो से दिखाया जाना चाहिए, उसको वीडियो के द्वारा समझाना चाहिए कि दोलन कैसे कर रही है। तो आपने ये पूरे मेरे आज के प्रस्तुतिकरण को सुना, आपके प्रश्न जरूर होंगे, और प्रश्न करना भी जरूरी है कि प्रश्न करना चाहिए। आपके प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो भाग 1, भाग 2 और भाग 3 को की पूरी समीक्षा कीजिए, आप पूरा विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, और मुझे बताइए कि क्या आपको ये बात सही लगती है या गलत लगती है कि क्या पृथ्वी घूर्णन कर रही है। जहां तक मैंने इतने सभी बातों को समेट के आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि पृथ्वी घूर्णन कर रही। पृथ्वी द्रव्य ऊर्जा का मंथन करता हुआ एक विराट पिंड है, और हम छोटे से स्थान से आसमान के अल्प हिस्से को देख करके और सोच रहे हैं कि देखिए दिन रात हो रहे हैं, घूर्णन हो रहा है, और पृथ्वी से बाहर निकल के एक उचित दूरी से हमने पूरे पृथ्वी सिस्टम को देखा नहीं। अगर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी घूर्णन कर ही नहीं रही है। तो कुछ लोग कहते हैं चंद्रमा की धरती से जब पृथ्वी को ऐसे ऊपर आते हुए देखते हैं तो उसमें घूर्णन दिखाई देता है। नहीं दिखाई देता है। सैटेलाइट से, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जो अंतरिक्ष यात्री देख रहे हैं, और पता चलता है कि देखिए पृथ्वी घूर्णन करती हुई दिखाई दे रही है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो एक दिन में 18 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए बताया जाता है। सैटेलाइट को मनुष्य, इंसान कंट्रोल कर रहा है। वैज्ञानिक नीचे लैब में उसको सुपर कंप्यूटर से उसको हैंडल कर रहे हैं। वो फ्री नहीं है चंद्रमा की तरह, वो आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। तो ट्विस्टिंग का प्रभाव तो हो रहा है। चंद्रमा जो है इससे से कंट्रोल में रहता है। तो साथियों, आपने ये सब जो सुनने के बाद में आपके प्रश्न जरूर पूछिए, और दूसरों के सामने चर्चा कीजिए। बताइए ये आपको कैसा, इसके बारे में आपके क्या विचार है, क्या आपकी सोच है। क्या पृथ्वी घूर्णन कर रही है? नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। पृथ्वी ट्विस्ट और टाइट हो रही है। पृथ्वी में द्रव्य ऊर्जा का विराट मंथन हो रहा है। पृथ्वी की स्प्रिंग की तरह कस और लूज हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।